हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास का कंप्लीट सिलेबस हम यहां पर लेकर आए हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 6 में एंट्री कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया और उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी। आज हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके विकास के बारे में पढ़ेंगे? ग्रामीण विकास, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो गांव है, उत्तर प्रदेश में शहर भी हैं, गांव भी हैं और नगर में भी हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो हमारा गांव है, तो उत्तर प्रदेश के गांव का विकास, ठीक है ना, और उसकी सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के गांव का विकास और उसकी सामान्य जानकारी को यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के मध्य उत्तर में स्थित है। जब आप पूरे भारत का नक्शा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य में स्थित है। ठीक है ना, यानी कि जब भारत का नक्शा पूरा आप देखेंगे तो इधर उत्तराखंड के बगल में, ठीक है ना, उधर उत्तर प्रदेश स्थित है तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यदि राज्यों की जनसंख्या के बारे में हम सोचें, जैसे कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, तो उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ दे कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो प्रश्न, ठीक है ना, और उत्तर जो उसका होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। प्राचीन काल से ही इस राज्य का भारत की भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से आप देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी उसके स्थल मिले हैं। फिर इसके बाद आप वैदिक परंपरा में आएंगे तो महाजनपद काल में भी उत्तर प्रदेश का जिक्र रहा है। जैसे कौशल राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहे हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, अवध, ये सब यहाँ के राज्य रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि प्राचीन काल से ही, काफ़ी पूर्व से ही जो भारत है वह भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना, तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और प्राचीन काल से ही यह भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। प्राचीन समय से इसे मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसे मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में पाए जाने वाले पूरा पाषाणकालीन एवं संध्योकालीन साक्ष्यों से इसकी पुरातत्ता के प्रमाण मिलते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो लेहुरा देव, ठीक है ना, वह भी उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ के आसपास स्थित है। तो कहने का अर्थ क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो सभ्यताएं जो जन्मी, जो कृषि जन्मी, इसका भी जनक माना जाता है। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व्यवस्था, उसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। अपने प्रदेश के बारे में हम एक सामान्य सोच विकसित कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और कौन कौन से एविडेंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मध्य देश के नाम से भी प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, सैंधव काल, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसके जो तत्व हैं, जो उसके साइट्स हैं, वह भी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। आइए इसके ग्लोब पे स्थिति देखें तो 23 डिग्री, ठीक है ना, 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 77 डिग्री 5 मिनट से 05 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आप यदि ग्लोब देखेंगे ना तो ध्रुव और देशांतर और अच्छी देशांतर, उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश की लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यदि उत्तर प्रदेश को आप पूरे ग्लोब पे देखें तो जो अक्षांश रेखाएं हमने देशांतर और अक्षांशी रेखाएं बताई हैं वह हमारा उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है उतने पे ही फिट बैठता है। ठीक है ना, तो इसको हम आगे देखेंगे। आइए अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है।
यदि मैं पूरे भारत के क्षेत्रफल से अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तुलना करूं जो कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यदि आपसे पूछ दे कि आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928। यदि प्रश्न ऐसा पूछ दे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है तो याद रखिएगा 7.33%। ठीक है ना, लगभग 1/12वां भाग जो है वो उत्तर प्रदेश है हमारे पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का। यानी कि आपको इससे इसके क्षेत्रफल के बारे में आंकड़ा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। जैसे 28 राज्य हैं और उनमें से जो 12 भाग है 1/12वां भाग यदि हम मोटा मोटी बात करें तो वह हमारा उत्तर प्रदेश है और 7.33% क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। ठीक है ना, और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसकी आबादी है, इसका फैलाव है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद देश में चौथा स्थान है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो आपका राज्य है वह पूरे भारत देश में और राज्यों से कौन से नंबर पे आता है? क्या यह सबसे सर्वाधिक बड़ा है? नहीं, यह हमारे भारत में चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैं यदि बोलूं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, ठीक है ना, तो यहां पर आपको दिख गया होगा राजस्थान। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान। फिर सेकेंड नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। फिर थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के साथ 7.33% भारत के क्षेत्रफल को घेरे हुए जो अपना उत्तर प्रदेश है वह भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है ना, आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से। बात समझ में आई? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछ ले तो भारत जो है, भारत में जो उत्तर प्रदेश है वह चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। आइए, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अभी हमने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को देख लिया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले हैं, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं, अब उसमें देखते हैं कि कौन सा जिला सर्वाधिक बड़ा है। तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है ना, 7,680 वर्ग किलोमीटर का यह जिला है। ठीक है, और प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला हापुड़, सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। यह कुछ विवादों में भी रहा है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला हापुड़, यह 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई सबको देखकर बात करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यह 3 राज्य हैं। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का टाइप का इलाका है, दिल्ली एनसीआर के आसपास का, राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? कि भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आंसर होगा सहारनपुर। और वो कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा, ठीक है ना, क्या उत्तर प्रदेश जो है वो कौन से यूटी को टच करता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच करती हैं? तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा यूटी है, ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश के टच में आता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की जो सीमाएं हैं वह सहारनपुर से मिलती हैं। वह कहाँ से मिलती हैं? सहारनपुर से मिलती हैं। ठीक है ना, और हमारे देश का ऐसा कौन सा यूटी है, हमारे देश का ऐसा कौन सा यूटी है कि जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो आंसर सिर्फ एक होगा, दिल्ली। आंसर क्या होगा आपका? दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना,
जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश, अभी हमने जिले से देख लिया कौन सा स्टेट टच करता है, फिर हमने यूटी भी देख लिया। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कौन सा दूसरा देश टच करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश नेपाल, हमारा देश जो नेपाल है वह उत्तर प्रदेश की सीमाओं से टच करता है। जो गोरखपुर का साइड है वहाँ से उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं पूर्वांचल के साइड से नेपाल का सीमा टच करता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की लंबाई। जैसे मैं यदि राज्य को इस प्रकार से बांट दूं तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो हमारी सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि ये जो लंबाई है यह 240 किलोमीटर है। आप यदि उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आपको 240 किलोमीटर जाना होगा उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर में। और राज्य की जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम वो कितनी है 550 किलोमीटर, वह कितनी है 550 किलोमीटर। ठीक है ना, 240 और 550। अब बात करते हैं भौगोलिक सीमा। तो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ठीक है ना, इसमें अपना यूटी भी हो गया जो कि दिल्ली है। उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड, व पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है ना, यदि मैं उत्तर प्रदेश को अपने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से मैं यदि यहाँ पे कट करूँ और देखूँ कि पूरब से जो पूरब है, उत्तर प्रदेश का जो पूरब है उसे कौन कौन से राज्य की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है ना, फिर पश्चिम से कौन कौन से राज्य की सीमाएं मिलती हैं। यदि कोई राज्य है तो साइड से ही मिलेगा, बीच में आके तो मिल नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो पूरब से कौन कौन सी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको दिया है कि उत्तर में उत्तराखंड, ठीक है ना, जो उत्तर साइड है, जो ऊपर का साइड है, ठीक है, उधर से उत्तराखंड मिलता है। उत्तर और पश्चिम यानी कि इधर से हिमाचल प्रदेश मिलता है। पूर्व में बिहार व झारखंड मिलता है। ठीक है ना, और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, और दक्षिण में एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे 2 जिला हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 9 राज्य और यूटी दोनों यानी कि 8 राज्य और 1 यूटी, यह सब जो हैं, जो ये सब राज्य हैं, यह उत्तर प्रदेश की सीमाओं को कहीं न कहीं से टच करते हैं, या तो कोई उत्तर से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से। ठीक है, एक खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कि फैलाव क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अधिकतम सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश और न्यूनतम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वाधिक सीमा जो टच करती है वो मध्य प्रदेश से करती है और न्यूनतम सीमा जो टच करती है हिमाचल प्रदेश से, यानी कि बहुत थोड़ा सा ही, बहुत छोटा सा उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा टच करती है। हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर मैप इसलिए लगाया गया है कि जो अभी तक हमने देखा, जैसे कि लखीमपुर खीरी को हमने क्यों देखा, तो लखीमपुर खीरी जो है वह सर्वाधिक बड़े जिले के रूप में हमने इसको देखा। फिर आप लोग यहाँ पर हापुड़ सर्च करिए, हापुड़ कहाँ पे है, ठीक है ना, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश की साइड है हापुड़, ये यहाँ पर पड़ता है हापुड़। तो यह जो जिला है आप देख रहे हैं इसको, काफ़ी बड़ा है ना, यह सर्वाधिक बड़ा जिला है। कौन सा? लखीमपुर खीरी। फिर यदि मैं यहाँ पर हापुड़ की बात करूँ, ठीक है ना, तो एक काफ़ी छोटा है यहाँ पे, तो हापुड़ जो है वो सर्वाधिक छोटा जिला है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद अभी हमने देखा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो फैलाव है, जो सबसे सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? सोनभद्र यहाँ पर, ठीक है ना। इधर से फिर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती हैं। बात समझ में आई। यदि हम इधर से देखें तो इधर से जो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इधर की सीमाएं लगती हैं। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पर बातें पढ़ी उसको आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। जो एकमात्र देश की सीमा हमने बोली नेपाल, इधर देखिए है ना, इधर गोरखपुर साइड से इधर पूरा लेते हुए ये सब नेपाल की सीमा टच करती है, ठीक है। इधर हो गया उत्तराखंड, यानी कि इधर मध्य प्रदेश की सीमा हो गई, ठीक है। तो राजस्थान की सीमा इधर हो गई, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया और एकमात्र राज्य नेपाल हो गया। इधर से हमने बात किया था दक्षिण से बिहार और झारखंड हो गया, ठीक।
ठीक है ना, और इधर से मध्य प्रदेश हो गया। तो इसमें सारे प्रदेश की जो सीमाएं आपको दिख रही हैं, जो अभी हमने उधर पढ़ा था कि कौन से साइड से कौन से प्रदेश की सीमा टच करती है, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है उसको हमने देख लिया, सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है उसको हमने देख लिया, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, नाम है नेपाल, ठीक है ना, वो अभी यहाँ से टच कर लिया। अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पे आए थे, ठीक है ना, बनारस में उन्होंने दर्शन भी जाकर किया था अपनी पत्नी जी के साथ। तो एकमात्र ऐसा जो देश है नेपाल कि जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं, ठीक है ना। और पूरे राज्य और यूटी को मिलाकर 9 ऐसे राज्य प्लस यूटी हैं कि जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच करती हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। जो इसका फैलाव है, कितने किलोमीटर की सीमाएं यहाँ पे लगती हैं, इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया था। तो आशा करते हैं कि जो अभी हमने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं उसको आप लोग मैप में जोड़ जोड़ के इसको खोजिए। जैसे हमने बोला कि इधर दक्षिण से क्या बिहार और झारखंड टच करता है, तो इसको यहाँ पे आप आके इसको आइडेंटिफाई करिए, अच्छा ये सब टच करते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने मध्य प्रदेश कहाँ पढ़ाया था, इसको टच करिए, ठीक है ना। फिर आप राजस्थान में इसको आके देखिए, हरियाणा को देखिए, उत्तराखंड को देखिए, नेपाल कहाँ पे टच करता है। यानी कि इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग करिए कि जो हमने पढ़ा है क्या सच में ऐसा दिखता है ये, ठीक है। लखीमपुर खीरी सर्वाधिक बड़ा है तो इसका फैलाव ज़्यादा होगा, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना, तो इसका फैलाव काफ़ी कम होगा। इसको फील करिए यहाँ पर देखकर, ठीक है। तो इसकी राजधानी है लखनऊ। बात समझ में आई? आइए आगे देखते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की सारी जानकारियों को देख लिया। अब बात करते हैं प्रशासनिक पद में, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम कौन क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम राज्यपाल से। देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम राज्यपाल बने, ठीक है ना, जो बनी वो सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। सर्वाधिक बार राज्यपाल एक होता है प्रथम बार कि सबसे पहले आज़ाद भारत में कौन बना, फिर सर्वाधिक बार का मतलब कि सबसे लंबे समय तक कौन रहा। तो मोहम्मद शफी कुरैशी साहब एवं BL जोशी, यह दोनों लोग 2-2 बार रहे हैं, ठीक है ना, मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी। अब प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है ना, पंत जी हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जब संविधान बन रहा था तो इसमें भी संविधान सभा के, यदि आप लोग एक सीरीज है, एक यूट्यूब पे संविधान सभा की सीरीज है, यदि किसी को इंटरेस्ट है तो उसको देख सकते हैं। उसमें भी गोविंद बल्लभ पंत जो हैं इनकी खूब विशेषता बताई गई है, किस प्रकार से इन्होंने संविधान बनाने में अपनी हेल्प की थी। और यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, ठीक है ना। तो प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और प्रथम उप मुख्यमंत्री, इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, तो उस समय एक मुख्यमंत्री थे चौधरी नारायण सिंह। देखिए उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि जो बच्चा मुख्यमंत्री बनने के लिए रोता है उसको साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया जाता है, चलो चलो अच्छा, ठीक है ना, हाँ। लेकिन इस समय क्या है, अगले डंडे और पिछला जो कैरियर होता है ना, दोनों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। बार बार प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री इस समय भी बड़ी फेमस हैं, अखिलेश यादव। 38 वर्ष के जब यह थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। इनका जो समय काल रहा है आप लोग को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी के पहले, सन 2012 से सन 2017 तक। यह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यानी कि सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अखिलेश यादव। 38 वर्ष के थे तब यह मुख्यमंत्री बने थे। इनका जो समय काल है 12 से 17, ठीक है ना। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी 4 बार रही हैं, ठीक है ना। कार्यकाल भले से पूरा ना हुआ हो लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पे, बक्सी तालाब लखनऊ में, ठीक है ना। एशिया का प्रथम DNA बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है, बात देश की भी नहीं हो रही है, बात पूरे एशिया की हो रही है, ठीक है, जिसमें कि चाइना वाइना सब आते हैं। तो बायोटेक पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है ना। प्रथम फिल्म सेंटर या फिर प्रथम फिल्म सिटी भी इसे बोल सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रस्तावित है,
अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सिटी या नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है ना, कहाँ पे? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन, ये उत्तर प्रदेश के लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे ना, ये तो इंग्लैंड वाले लग रहे हैं। तो आज़ादी के पहले ही होंगे, यानी कि स्वतंत्रता के पहले जो यहाँ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना, हाई कोर्ट के जो जज साहब बने, वो कौन थे? वाल्टर मोर्गन जी। ठीक है ना। अब आज़ादी के बाद देखते हैं तो बिंदु भूषण मलिक जो थे वो आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के जज बने थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, देखिए हमारे देश में कुछ राज्यों में ऐसी सुविधा है कि वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, उसी प्रकार से कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। अभी विधान परिषद का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, जिसे हम MLC के इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और विधानसभा में विधायक गण बैठते हैं, जो उत्तर प्रदेश में विधायक चुन के आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, वो विधानसभा में बैठते हैं। और जो अप्रत्यक्ष मतदान से चुन के आते हैं, जैसे कि MLC हो गए, कुछ लोग मनोनीत होते हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई के नाम पे मनोनीत होते हैं, कुछ को राज्यपाल साहब मनोनीत करते हैं। ठीक है ना। और कुछ का जो पंचायत स्तर के लोग होते हैं वो उनको वोट देके उनको विजयी बनाते हैं, जैसे कि MLC का चुनाव होता है, तो उसमें विधानसभा होती हैं। ठीक है ना। अब एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, तो दोनों को संचालित करने के लिए अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है ना। अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। इनका काम आप लोग को पता ही होगा, बैठ जाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आपकी बारी आ गई, आप बोलिए। ठीक है ना। आप चेयर की तरफ मुख करके बोलिए, बहस मत करिए। ये सब बातें आप लोगों ने देखा होगा। यह जो बोलते हैं वो अध्यक्ष साहब ही होते हैं, यानी कि जो कार्यान्वयन होता है, जो सभाएं चलती है, उसको गाइड करते हैं, उसको संचालित करते हैं। ठीक है ना। तो यह कार्य जो है वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इस समय वर्तमान समय में कौन है ये आप लोग को सर्च करना है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी। देखिए प्रथम बार और सर्वाधिक बार। प्रथम बार का मतलब क्या हुआ कि देश जब आज़ाद हुआ, जब पहली बार संविधान सभा बैठी, जब यहाँ पे चुनाव हुआ, तो पहली बार कौन बना था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है ना। और सर्वाधिक बार कौन बना? आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी, यानी कि 3 कार्यकाल तक ये लोग विधानसभा के अध्यक्ष रहे। आइए बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है ना, मोहम्मद असगर, और विधान परिषद के प्रथम सभापति देखिए चंद्रपाल। मैंने अभी आपको बताया कि एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। ठीक है ना। तो जो विधान परिषद होता है ये इसके चंद्रपाल हैं। विधानसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और विधान परिषद कम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं राज चिन्ह कि उत्तर प्रदेश के जो सामान्यतः राज चिन्ह आप लोग देखते होंगे ना, एक यूपी जो लोग इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो यूपी SSSC से बहुत अधिक परिचित होंगे। तो जो यूपी SSSC का लोगो होता है, ठीक है ना, एक बीच में धनुष बाण होता है, अगल बगल से मछलियाँ ऊपर की तरफ जाती रहती हैं, यह उत्तर प्रदेश का एक सिंबल है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश की मोहर ओहर मारी जाती है ना, तो सिंबल वहाँ पे आता है। ठीक है ना। तो राज चिन्ह व एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो 2 मछलियाँ जो वहाँ पे लगी होती हैं वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। जब आप ब्रिटिश काल को हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से अवध में क्या हुआ था, ठीक है ना, या जब बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी के बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो अवध की सेना भी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ फाइट की थी। ठीक है। तो अवध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो अवध का जो वहाँ का शासन का प्रतीक था 2 मछलियाँ ऊपर की तरफ जाती हुई, उसको भी इसमें राज चिन्ह में स्थान मिला है। ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है तीर और बाण, जो धनुष होता है और धनुष के ऊपर जो बाण होती है, यानी कि तीर और कमान, श्री राम का प्रतीक, हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक, यह भी अयोध्या से ही संबंधित हैं। ठीक है ना। तो इनका भी जो प्रतीक है इसको भी बीच में स्थान मिला है। ऐसे यहाँ पर तीर कमान होती है और यहाँ पर से 2 मछलियाँ ऊपर की तरफ जाती रहती हैं। ठीक है ना।
3 तरंग लाइनें यानी गंगा यमुना के प्रवाह का प्रतीक, इस तरीके से, ठीक है ना। राजकीय पशु 12 सिंघा, 12 सिंघा आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघरों में, उसके सींग पे सींग ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है ना, उसको 12 सिंघा, वो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। आप लोग बोला करिए हम भी 12 सिंघा हैं, डरो हमसे, ठीक है ना। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच होता है ना, एक सारस होता है सफेद रंग का बगुले की तरह, यानी कि बगुला का छोटा भाई आप लोग मान सकते हैं, ठीक है ना। राजकीय वृक्ष अशोक, अशोक का पेड़ होता है जो सीधे लंबा जाता है, उसकी पत्तियां काफी अच्छी अच्छी होती हैं। राज्य में जिलों की संख्या 75, तो आपको पता ही होगा कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। अभी एक जिला उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 76 हो जाए, ठीक है। लखीमपुर खीरी के आसपास एक जिला और बनने की होड़ में है, शायद उसका प्रस्ताव भी पास कर लिया गया, लेकिन अभी उसके ऊपर पूरी तरीके से फैसला नहीं आया है बनेगा कि नहीं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान देते रहिएगा। तो अभी जो है अभी 75 है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में 76 भी हो सकते हैं। संभागों मंडलों की संख्या, देखिए मंडल क्या होते हैं कि जैसे मैं यदि बोलूँ कि मिर्ज़ापुर मंडल है, ठीक है ना, तो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर आएगा, चंदौली आएगा और सोनभद्र आएगा, यानी कि एक मंडल में एक से अधिक जिले होते हैं, उसको एक मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 मंडल में 75 जिले सम्मिलित हैं। बात समझ में आई। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। जो सांसद लोग होते हैं, सांसद, जो सांसद का चुनाव होता है, और सांसद जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो ऐसी जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 80 हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें विधायक के अनुसार राज्यसभा की सीटें आवंटित होती हैं कि इस प्रदेश में कितने विधायक हैं तो कितनी सीटें राज्यसभा की मिलेगी। इसको आप लोग विस्तार से पॉलिटी में पढ़ेंगे। और विधानसभा में सदस्य कितने होते हैं? 403 + 1, एक जो होते हैं मनोनीत। और विधान परिषद में सदस्य 100, जैसे मैंने भी बोला ना कि उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, ठीक है ना। और उसके अध्यक्ष प्रथम बार कौन हुए थे उसको हमने देख लिया है। इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसे हम विधायक बोलते हैं ना कि विधायकी का चुनाव आ गया है, और इसको बोलते हैं एमएलसी का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ है, और सांसद का चुनाव सन 2024 में होने वाला है। तो उस प्रकार की जो सीटें हैं 80 हैं। राज्यसभा की सीटें जो केंद्र में 2 सभा होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में 80 सीटें जो होती हैं उत्तर प्रदेश से हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 उत्तर प्रदेश से हैं। और विधानसभा में सदस्य 403 + 1, यानी कि इनका चुनाव होता है और एक और है। और विधान परिषद में सदस्य 100, यानी कि जो एमएलसी होते हैं, ठीक है। और विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, और सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। आइए आगे देखते हैं। नगर निगम, यह जो होता है शहरों में होता है, इनकी संख्या कितनी है? 17। और नगर पालिका परिषद 198 और विकास खंड 826, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रशासनिक बंटवारा हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ है। आइए आगे देखते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी कि राज्य की इनकम कितनी है और कैसी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों का योगदान पाया जाता है। यदि मैं प्राथमिक की बात करूं तो प्राथमिक में जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, जैसे कि उत्पादन, कृषि या फिर माइनिंग करना, यह सब जो काम होते हैं वह प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीयक में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ बन गई, ठीक है ना, जैसे कुछ हम रॉ मटेरियल निकाल लिए तो अब उससे हमने कुर्सी बना ली, लोहा निकाला तो फावड़ा बना लिया, यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है कि सेवा, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यह तीनों प्रकार के जो कार्य हैं वो लोगों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। किंतु राज्य में विद्यमान क्षेत्रीय असमानता अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या पाई जाती है। हमारे राज्य में जो है वो असमानता काफ़ी अधिक है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण हैं, पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो हमारे प्रदेश में असमानता पाई जाती है उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। बात करते हैं प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 25.3%। जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर आता है।
यदि मैं बोलूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 100 रुपये की इनकम है तो 100 रुपये की आय में से 25 रुपये जो है वह कृषि देती है, यानी कि खेती बाड़ी से 25 रुपये लिया जाता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान उद्योग एवं विनिर्माण, जैसे मैंने बोला ना कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बनाने का कार्य होता है वो द्वितीय उद्योग होता है। 24.9 जो प्रोडक्शन का कार्य होता है ना, उससे 24.9% इनकम होती है हमारे उत्तर प्रदेश की। तथा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का मतलब कि जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, ठीक है ना, इस प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर, तो उनका योगदान 49.7% पाया जाता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कम है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो वो है ना कारण है, वो क्या है कि हमारा देश कृषि पर ज़्यादा निर्भर है, और कृषि जो है वो प्रॉफिटेबल काम नहीं है, किसान खुद बेचारे मरते रहते हैं, तो इसलिए कृषि से हमारे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान नहीं हो पाता। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है जितना बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष सन 2021 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बना रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने यह टारगेट सोचा हुआ है कि हम 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बना रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था जीडीपी से चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे प्रदेश की सीमाओं के अंदर, हमारे प्रदेश की सीमाओं के अंदर जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है, जो भी लोग सेवा कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है, वही अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष सन 2018-19 में 66,512 थी, जो वर्ष 19-20 में बढ़कर 70,418 हो गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वह एक वर्ष में कितनी है, 70,418। ठीक है ना। यानी कि आप 5,800 समथिंग कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो महीने की इनकम है उत्तर प्रदेश में वो 5,800 के आसपास है। अभी जो लेटेस्ट डेटा है 19-20 में, और 18-19 में कितना था, 66,000। ठीक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ क्षेत्रीय विषमता को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में गरीबी भी एक प्रमुख समस्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति यदि हमें 5,800 से 6,000 7,000 करना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करना पड़ेगा। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को हमें एक करके देखना होगा कि यहाँ पर यदि मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहाँ के लोग यहाँ पर आकर कार्य कर लें, यानी कि इस प्रकार का एक हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा। और राज्य में जो गरीबी है, यानी कि इनकम के जो सोर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। ठीक है ना। तो यह भी एक हमारे राज्य की प्रमुख समस्याओं में से एक है। राज्य में गरीबों की सर्वाधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 11-12 में राज्य में लगभग 6 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है ना। यदि आज की मैं बात करूं तो जब तेंदुलकर समिति आई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो आबादी 19-20 करोड़ थी, और आज लगभग 25 करोड़ हो गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब जब जनगणना होगा तो एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा। तेंदुलकर समिति ने जब गरीबी पे जब एक शोध किया था, सर्वे किया था, तो उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब का मतलब कि जो एक स्पेसिफिक डेटा है कि इससे कम इनकम वाले गरीब माने जाते हैं, तो उस कैटेगरी में जो है लगभग 33% लोग उत्तर प्रदेश के आ गए थे कि यह तो इतने गरीब हैं कि वह भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते। यदि 19 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की तो लगभग 6 करोड़ लोग, यानी कि पूरी जनसंख्या का 33% लोग इतने गरीब हैं कि वह अपना अच्छे से भरण पोषण भी नहीं कर सकते। यह बात तेंदुलकर समिति ने की थी। यह डेटा सन 2011-12 में। आज भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कोरोना से तो और भी समस्याएं विकट हो गई हैं। ठीक है। वर्ष सन 2014 में गठित सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 40% लोग गरीब हैं। देखिए, मैं यदि तुलना करूं तो तेंदुलकर समिति से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सी रंगराजन समिति को दी गई थी, और इन्होंने क्या बोला था कि सर 33 नहीं, लगभग 40% लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा से नीचे होने का मतलब यह नहीं कि उनके पास 2 मंजिला मकान नहीं है, फ्लैट नहीं है, गाड़ी नहीं है। उनके पास इतनी कमी है कि वह भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ।
अतः यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की प्रेरित करते हैं। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार को मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। देखिए, अब यदि 100 लोग एक परिवार में हैं और 40 लोग ऐसे हैं कि जो अपना ही पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो वह परिवार को आगे क्या बढ़ाएंगे, क्या नई नई बिल्डिंगें बनाएंगे, नए नए काम स्टार्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से जब हमारे उत्तर प्रदेश में से 100 में से 40 हमारे भाई बहन इतने गरीब हैं कि वो अपना पेट तक नहीं पाल सकते, तो यह कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गलत संकेत है। इससे क्या होना चाहिए कि ये कैसे उभरें, इनको कैसे काम मिले, इसके लिए हमारे प्रदेश को और केंद्र को मिलकर नई नई योजनाएं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग यहाँ पर सामान्य जानकारी देख लिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से इसका विस्तार है, कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला बड़ा है, छोटा है, उत्तर से पूरब, ठीक है ना, दक्षिण से पश्चिम, किस प्रकार से कौन से प्रदेश टच करते हैं, कौन सा देश टच करता है, हमारे प्रदेश में प्रशासन में प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से देख लिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के प्रति आएगा कि कौन कौन से समाज यहाँ पर हैं और उनकी स्थिति क्या है और उनकी पहचान क्या है। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रंगायन एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।